नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान वन रक्षक और वनपाल एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 46। दोस्तों, आज के इस भाग में रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पूर्णतः आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो विनंती रहेगी आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे एक विनंती रहेगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथी पहली बार आए हैं उनसे भी विनंती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके वन रक्षक और वनपाल की लगातार क्लासेज लगाई जा रही हैं। शाम का जो हमारा क्लास का टाइम है वो है 7:30 बजे, तो रोज़ाना 7:30 बजते ही आप जुड़ जाइएगा, आपके लिए क्लास उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें पुकारा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, भूलाभाई देसाई, माणिक्यलाल वर्मा या फिर अब्दुल गफ्फार खान? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए, बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट हैं, इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि बीजक की पहाड़ियाँ हैं, ये अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? बीजक की पहाड़ियाँ विराट, जयपुर, भरतपुर या फिर कोटा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा विराटनगर में या फिर विराट में है। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बीजक की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम निवास करती है? तो बिल्कुल हो जाएगा कोटा संभाग, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कोटा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग, और भरतपुर संभाग है ये राजस्थान के सबसे अंत में जो संभाग बना है वो है भरतपुर, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे अपन को करना है सुमेलित। एक साइड में है झील और दूसरे साइड में है उनके स्थान। तो देखते हैं नौलखा झील कहाँ है। बिल्कुल नौलखा झील है दोस्तों, ये बूंदी में है। गैब सागर है, ये डूंगरपुर में है। बाल संबंध है, ये जोधपुर में है। और कोलायत है, ये बीकानेर में है। यानी ये पूरा पूरा सुमेलित ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, यानी ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इस तरह से ये पूरा पूरा सुमेलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आ सकता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वह कहलाते हैं, यानी ऐसे वन जिसके ऊपर पूरा पूरा सरकार का नियंत्रण होता है वे क्या कहलाते हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत, सुरक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, वे वन कहलाते हैं आरक्षित वन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। आरक्षित वनों में क्या होता है, पूरा पूरा नियंत्रण है वह सरकार के हाथ में होता है। न वहाँ तो कोई लकड़ी काटने की अनुमति होती है और न ही वहाँ पर कोई पशु चराने की अनुमति होती है। जबकि जो अवर्गीकृत हैं इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यहाँ पे पशु भी आप चरा सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी भी आप काट सकते हैं। और सुरक्षित वन है, यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्रों में लकड़ी काटने की और साथ ही पशु चराने की अनुमति होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों पे नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा आप सभी सटे प्रश्न को। सही आंसर रहेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये पक्षियों के प्रजनन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का वह राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भवेत्ताओं ने खनिजों का संग्रहालय कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है? तो हो जाएगा अपना राजस्थान। यहाँ पे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कई सारे खनिजों का तो राजस्थान एकाधिकार प्राप्त रखता है, यानी वो खनिज अपने राजस्थान में ही निकलते हैं। जैसे कि खेतड़ी झुंझुनू हो गया, वहाँ पे तांबा निकलता है दोस्तों, तांबा निकलता है खेतड़ी झुंझुनू में। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल पीली मिट्टी में लोहा अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, ये मिट्टी में कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है अपने राजस्थान में? कौन सी लाल मिट्टी जहाँ पे लोहा अंश भी होता है और साथ ही कार्बोनेट की कमी होती है? तो ये मिट्टी, ऐसी मिट्टी अपने राजस्थान में कहाँ पाई जाती है?
ये सवाई माधोपुर में है, अजमेर में भी है, सिरोही में भी है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी हैं तो फटाफट अंदाज में मैं पूरे करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, तो ये किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला, इसकी लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक है ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा उदयपुर जिले में। किस जिले में है सर्वाधिक? उदयपुर में। राजस्थान में कहाँ से शुरुआत होती है आपको ध्यान रखना है, खेड़ ब्रह्म सिरोही का स्थान है, वहाँ से शुरू होती हुई खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है राजस्थान में 550 किलोमीटर। जबकि इंडिया का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना 690 किलोमीटर है। इंडिया में कितना है? 690 किलोमीटर। पालनपुर जो कि गुजरात है, यहाँ से शुरू होती है अरावली और ठेठ दिल्ली तक जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? घग्गर नदी का जो पाट है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाली, जाली, बांगर या फिर स्तूप? तो दोस्तों नावी, घग्गर नदी का जो पाट है उन्हें नाली के या फिर नावी के रूप में, नाली के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। स्तूप क्या होता है? ये तो रेत के टिल्ले हैं भाइयों। स्तूप कौन से होते हैं? ये रेत के टिल्ले हैं जिन्हें स्तूप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है? यानी राजस्थान का कुल जो ज़मीनी क्षेत्र है उसमें से कितने क्षेत्र में जो अपना रेगिस्तानी क्षेत्र है? 11वें का आंसर। तो दोस्तों 2/3 भाग पे क्या है? रेगिस्तान है। राजस्थान के 2/3 भाग पे रेगिस्तान है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है वो मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आता है। इसमें राजस्थान के 12 जिलों में ये विस्तृत हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, जिन्हें थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों जैसलमेर है, ये भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, बीकानेर भी बनाता है और चौथा जिला है गंगानगर। यानी 4 जिले हैं राजस्थान के, वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब बात करें जैसलमेर की तो दोस्तों जैसलमेर है वो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है 467 किमी। ठीक है ना। 467 किलोमीटर है वो सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है, जबकि सबसे कम है वो बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है। अब बाड़मेर की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर है वो 232 किलोमीटर बनाता है। कितना? 232 किलोमीटर। और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर 210 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। आगे प्रश्न भी आने वाला है। ये रहा प्रश्न कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा, ये राजस्थान के चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, कोई जलीय सीमा बनती नहीं है, तो सारी की सारी स्थलीय सीमा ही है। और कुल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना कुल, तो हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5,920 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना। 5,920 किलोमीटर है ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, जिसमें 1,070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि 4,850 किलोमीटर है वो भारत के 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में बनाता है, जिसमें 1,600 किलोमीटर है सर्वाधिक एमपी के साथ में यानी मध्य प्रदेश के साथ में, और जबकि सबसे कम है 89 किलोमीटर ये पंजाब के साथ में बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं तो यार लाइक आपका तो बनता है। तो फटाफट जितने भी देख रहे हैं एक बार लाइव चैट बॉक्स से बाहर जाइए और लाइक करके वापस आ जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। वागड़ क्षेत्र है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले को कहते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है वो कितना था? यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं अपने राजस्थान में? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में। तो 200, राजस्थान का जनघनत्व कितना था? 200 था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध है ये कौन से जिले में स्थित हैं। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में स्थित हैं। सभी आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे भाई और बहन देख रहे हैं आंसर दीजिएगा ना। जवाहर सागर कोटा में ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। चंबल नदी पे ये बांध। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। टोंक, जैसलमेर, सिरोही और गंगानगर। पवन ऊर्जा नाम से पता चल रहा है ना, पवन ऊर्जा, तो ये कहाँ पे होगा भाई। जैसलमेर में होगा। सर्वाधिक पवने कहाँ, खुला स्थान कहाँ है। सम के नाम से आपने सुना हो तो सम के धोरे ना, सम के टीले या फिर सम के धोरे जैसलमेर में ही है। वहाँ पे खुला ही खुला मैदान है, तो बहुत तेज़ तेज़ हवा आती है और यहीं पे पंखे बना के ये पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे भाइयों। भारत सरकार ने 1973 में किस शैली के चित्रकार डाक टिकट जारी किया था। यानी ऐसी कौन सी शैली थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। नाथद्वारा, आमेर, देवगढ़ और किशनगढ़। ऑप्शन ये 4 हैं आपके पास में। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी किशनगढ़ शैली को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मालानी नस्ल है ये किसकी हैं। भेड़ की, बकरी की, ऊँट की या फिर घोड़े की। क्या रोचक प्रश्न आया है। मालानी, मालानी दोस्तों कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर, बाड़मेर और साथ ही जालोर का कुछ भाग, ये मालानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें विशेष तौर पे आपने नाम सुना हो तो गूढ़ा मालानी, गूढ़ा मालानी, ये मालानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये घोड़े की नस्ल है। किसकी है, घोड़े की नस्ल है मालानी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से जिले में अफीम उत्पादन होता है। अफीम जिसको अमल भी बोला जाता है, ब्लैक सोना, तो सही आंसर रहेगा। बिल्कुल आपने सही दिया है। चित्तौड़गढ़ में होता है, बारा में होता है, झालावाड़ में भी होता है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे ही आपको आपके लिए अगर आपने देखा हो तो। बाकी प्रश्न भी लेके आ गया हूँ कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी काजरी या फिर आफरी, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जोधपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। और दोस्तों केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी ये काम क्या करता है, ये मरुस्थलीकरण है ना दोस्तों, इसको रोकने का काम करता है। यानी मरुस्थल है ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या क्या काम करना है, कैसे पेड़ लगाने हैं, कौन कौन सी योजना बनानी है, ये सारा का सारा ये काजरी करता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का अन्न का कटोरा है कौन सा जिला कहलाता है, जहाँ पे सर्वाधिक अन्न पैदा किया जाता है या फिर धान पैदा किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर भी बहती है। तो अब तो बता दो भाई। और मेरे कई सारे भाई और बहन भी वहाँ से जुड़े हुए हैं इस चैनल से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी श्री गंगानगर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गंगानगर। अच्छा गंगानगर से कौन कौन है एक बार कमेंट कीजिएगा। गंगानगर के क्षेत्र मुझे लगभग याद हैं, सूरतगढ़, विजयनगर, घड़साना, श्री गंगानगर, ये सारे गंगानगर के क्षेत्र हैं। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा है ये कब की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 2010 में, ठीक है ना। हाल ही में लगभग 10 साल पहले ही की गई थी। अच्छा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आया है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। अच्छा गिलहरी को अपने मारवाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, कोई बताएगा। अच्छा कोई खिल्ली भी कहते हैं ना, इसे खिल्ली भी कहते हैं। अच्छा कहीं पे खिलकोड़ी भी कहते हैं। तो यही है गिलहरी। गिलहरी मतलब उड़न गिलहरी, उड़ने वाले। तो वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है ना। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, 25 का आंसर दोस्तों भोपाल सागर में किया गया है। लेकिन दोस्तों मुझे मतलब क्या पता, ऐसे लग रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में गिलहरी को आप क्या कहते हो। गिलहरी है, इन्हें अपने स्थानीय भाषा में आप क्या कहते हैं, जिला और साथ ही जो कहते हैं वो नाम लिखिएगा
ताकि मुझे भी पता चल सके और जानने को मेरे को उत्सुकता है, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न। वस्त्र निर्यातक का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, कौन सा शहर जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। दोस्तों कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, जबकि राजस्थान की धातु नगरी, प्रश्न आ सकता है ना, धातु नगरी, तो धातु नगरी है दोस्तों, वो किन्हें कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक औजार बनाए जाते हैं, जबकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक वस्त्र के कारखाने हैं। जबकि सूर्य नगरी है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी, तो ये कहा जाता है जोधपुर को, ठीक है ना, जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? मरुगंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न दो प्रकार के मरुगंगा से संबंधित बन सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आया है मरुगंगा डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये नहर का पूछ रहे हैं। अगर आ सकता है किस नदी को मरुगंगा कहा जाता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे सीधा है मरुगंगा मतलब इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है, इन्हें राजस्थान का मरुगंगा कहा जाता है। ये बीकानेर, गंगानगर, फिर इसके बाद में जैसलमेर में, और अब तो बाड़मेर तक, यहाँ तक इनका पानी पहुँचता है। तो ये मरुगंगा ही होगी ना, इस ऐसे मरुस्थल में ये पानी पहुँचाने का काम कर रही है, मतलब मरुगंगा यार। और किस नदी को कहा जाता है? अगर नदी का आ जाए तो आपको ध्यान रखना, लोनी नदी, ठीक है ना, लोनी नदी, जो कि आना सागर अजमेर से निकलती हुई राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं, जिसमें से मरुस्थलीय अपना बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, इन जिलों में भी ये नदी बहती हैं। तो इसीलिए लोनी नदी को भी मरुगंगा कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट आ जाता है या फिर कोई नदी का नाम ना हो, तो आपको इंदिरा गांधी ही सही करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, आज ही प्रथम व्यक्तित्व से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख लेना। उनमें से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा, यानी या तो नंबरों की लड़ाई है भाइयों, तो वो एक नंबर आप वीडियो देख के पूरा कर लेना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित आ रहा है भाई, बताइएगा। टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। जबकि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री डायरेक्ट ही आ जाए या फिर राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आ जाए, तो आपको मनोनीत आ जाए, तो भी आप बताएंगे हीरालाल शास्त्री को, ठीक है ना। चलिए, और राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? तो आपको बताना है मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। कितने वर्षों तक सर राज किया है? तो आपको बताना है 17 वर्षों तक राज किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे। सबसे कम राज किसने किया है, ये भी प्रश्न आ सकता है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे कम जो राज किया है वो किया है हीरालाल देवपुरा ने, ठीक है ना, हीरालाल देवपुरा ने सबसे कम राज किया है मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए अपने राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है, इन्हें मयूर ध्वज गढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है भाई जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने, ठीक है ना। इस दुर्ग की जब नींव रखी जा रही थी, उसका पहला पत्थर है वो रिदुबाई के हाथों से रखा गया था। रिदुबाई कौन? करणी माता। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिदुबाई था, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि ढोला मारू किस चित्रशैली से निर्मित है? बीकानेर, मेवाड़ी, किशनगढ़ या फिर जोधपुर? 30वें का आंसर देने की कोशिश करें। ढोला मारूरा दुआ ऑप्शन नंबर रहेगा 4, यानी जोधपुर चित्रशैली से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बेणेश्वर का मेला है ये कहाँ लगता है? डूंगरपुर, जालोर, नागौर और टोंक। तो दोस्तों भाई बेणेश्वर का मेला है ये डूंगरपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, जिन्हें आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे? चलो भाई बताइएगा, 32 का आंसर। सभी दीजिए ना, आप अंत तक बने हैं तो आप आंसर देते जाइएगा भाई। दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे। किससे मिले थे? अकबर से मिले थे। कौन मिले थे? दादू दयाल जी। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। गुरु
अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर भी कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरुवर, जम्बेश्वर भगवान, जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। प्रकृति प्रेमी जीवों की रक्षा करने वाली जो जात है वो है बिश्नोई। तो बिश्नोई संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक हैं गुरुवर जम्बेश्वर भगवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक देवता तेजा जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? नागौर, खरनाल, ऊंडू कश्मीर या फिर चूरू में? भाई हुआ था खरनाल में। खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। ठीक है। किसका जन्म? लोक देवता तेजा जी का। ऊंडू कश्मीर में किनका जन्म हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, ऊंडू कश्मीर में लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का। रामदेव जी का जन्म है ऊंडू कश्मीर। शिव तहसील पड़ती है भाई, शिव तहसील, और जिला पड़ता है बाड़मेर। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका मंदिर है वो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। चलिएगा, आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य का एकमात्र आदिम जनजाति समूह है वो कौन सा है? भील, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तो हो जाएगा सहरिया जनजाति। ठीक है ना, सहरिया जनजाति है, इनको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह है उसमें सम्मिलित किया है। और सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती हैं। कौन से जिले में भाई? 12 जिले में निवास करती हैं। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। ठीक है ना। तो ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब दिल से लाइक ठोक दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत करता हूं साथियों आपके लिए, तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और अब आपसे एक और विनंती रहेगी कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन शेयर करते हैं। और अभी तक आपने हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उदय एजुकेशन 20, ठीक है ना, 20 पीछे लगा हुआ है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अभी कर लीजिएगा। हमारे जो ये चैनल है इसके होम पेज पे उस चैनल को जोड़ा है, तो वहाँ जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है भाई ये यूट्यूब है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कभी भी हमारे नए वीडियो उस चैनल पे भी आएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई यूँ ही जारी रखिएगा। मिलूँगा कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।